हैं, हमारी यूथ को सिर्फ जलसों में लेके जा रहे हैं, हमारी यूथ को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारी यूथ के लिए अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, अनफॉर्चुनेटली नहीं। अब्दुल रिहान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एक मेगा प्रोजेक्ट था एएनपी गवर्नमेंट का, तो उसने जो बनाया उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसको एक्सेस ही नहीं है आम लोगों की, उसने इतनी फीस ज़्यादा रखे हुए हैं। किस्मती के साथ मेरे जो 4 इंटरनेशनल विजिट्स हैं वो एक ही साल में हुए। मैं पहले चाइना गया, बीजिंग में 8 दिन रहे, फिर मेरा विज़िट हुआ श्रीलंका एंड मालदीव्स का एक यूथ प्रोग्राम में, फिर मैं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2000 में जो यूएन का एक प्रोग्राम है जिसमें दुनिया की तकरीबन 3000 लोग आते हैं, उसमें फिर गया जर्मनी। सियासत जमहूरियत तब ग्रो करेगी जब हमारे सियासत नालियों और रास्तों के सड़कों से निकल के मंशूर पे होगा, जब कौमी मफाद पे होगा, जब इज्तिमाइयत पे होगा, जब कौम के फ़रोग़, कौम के फलाह के लिए होगा, जब पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए होगा, जब हमारी मंशूर सूबे के मफाद पे होगा, जब हमारी मंशूर सूबे के हकूक़ पे होगा, जब हमारी मंशूर कौम के आज़ाद हारजा पॉलिसी पे होगा, इदारों के इंडिपेंडेंस पे होगा, तो मेरे ख्याल से हम सियासत में भी आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी। वालिदैन जब सो जाते थे तो हम 11-10 बजे के करीब निकलते थे रात को, सर्दियों में मैच के लिए चले जाते थे। हमें एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को कबूल करना चाहिए। हमारा इशू क्या है, ये दुकानदार का बच्चा है, ये आगे क्यों जा रहे हैं, ये दिहाड़ीदार का बच्चा है, ये क्यों आज आपके सिकंदर के साथ बैठ के बात क्यों कर रहे हैं। हमें एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को कबूल करना होगा। हमें कबूल करना होगा कि ये जो भी है, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। सो मेरा विजन क्लियर था, मैंने कहा कि या तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है और या मुझे वकील बनना है। ऐसी सिटी को तामीर करना मेरा एक ख्वाब है जहाँ पे यतीम बच्चों को एक दरवाजे के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो, जहाँ पे स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हो, मदरसा भी हो, वहाँ उनके लिए IT स्किल्स की फैसिलिटी भी हो, वहाँ यतीम बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी हो। और मैं इसको स्ट्रांगली इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि हमें इस सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हम सियासत में पार्टिसिपेट करेंगे तो विद टाइम हमें अपनी इलाके की इशूज़, अपने कौमी मसाइल, सूबाई मसाइल समझ आएंगे और इसकी बुनियाद पे हम ठीक और गलत को वोट करेंगे। ये लगा कि सहाफ़ी आप बग़ैर डिग्री की बन, मैं समझता हूँ कि एक वकील की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम हर दूसरा शहरी किसी ना किसी लेवल पे मज़लूम है, किसी ना किसी लेवल पे वो इस्तेसाल का शिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। ज़ाती ये राय है इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर शादी होगी, बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे एटलीस्ट स्पोर्ट्स में होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक जो सामाजिक कारकुन होता है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, उनके साथ कोई वाक़या होता है, कोई एक्सीडेंट होता है जो उसको समाजी कामों तक लेके आता है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है, वो ह्यूमैनिटी है। इलाके के फलाह के लिए काम करने, चारसदा के लोगों के लिए काम करना है, पुख्तनख्वा के लोगों के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो टेलर सेंटर खोला, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हमारा नेक्स्ट जो कोशिश है, हम चाहते हैं हम चारसदा लेवल पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करें जिसमें सुबह हम बच्चों को तालीम दें और सेकंड टाइम में हम उसको सॉफ्ट स्किल्स और फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों में हम लेके आए। मैं समझता हूँ कि फिजिकल गेम्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ उत्मानज़ई चारसदा में और यहाँ पे आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बैक वक्त एजुकेट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बाकी भी यूथ इम्पैक्ट के लिए, इसके अलावा बाकी जो मुआशरे में कई ख़राबियाँ होती हैं तो उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे वो आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और इसके अलावा इनकी जो तंजीम है उस हवाले से इनसे सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी सवाल जवाब करेंगे कि वो ख़ुद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सिकंदर फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एडवोकेट उमर ख़ान और उमर उत्मानज़ई किस तरह अपने आप को देखना चाहते हैं और अपनी जो आपकी प्राइमरी लेवल और बेसिक लेवल एजुकेशन वो आपने कहाँ पे हासिल किया? बेसिकली जिस तरह आपने नाम के साथ उत्मानज़ई मेंशन किया, तो मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम थी तकरीबन पहले क्लास तक मैंने उत्मानज़ई में हासिल किया। फिर इसके बाद मैं चारसदा में एक स्कूल था, अलकरीम पब्लिक हाई स्कूल, उधर मैंने वहाँ से मैट्रिक किया 2014 में। 2016 में फिर मैंने न्यू मुस्लिम कॉलेज चारसदा से FAC किया और फिर हैबर लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से अपनी LLB की डिग्री की। अच्छा, जिस तरह आप तो माशाल्लाह अभी तो खैर सर्टिफाइड और ग्रेजुएट हैं वकालत की, इसमें
अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी की एक सोच बनी है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पायलट बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपने वकालत किस तरह से उनकी और किस तरह आपके माइंड में आया कि वकील बनना है? ये हर घर की कहानी है और मेरे घर की कहानी भी थी। खैर, मैं अपने घर में हमारे जो बाकी बहन भाई है, हम 8 लोग हैं, तो उसमें मैं मार्क्स के हवाले से और थोड़ा पोजीशन के हवाले से मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा हूँ। तो मेरे वालिदैन का भी यही ख्वाहिश था कि मैं मेडिकल की तरफ जाऊँ और यही ख्वाहिश थी। इवन यही वजह थी कि उन्होंने मुझे पहले दिन से कहा था कि आपने डॉक्टर ही बनना है। लेकिन एक होता है कि जब इंसान कमिटेड होता है ना, बचपन से उसका विजन क्लियर होता है। सो मेरा विजन क्लियर था। मैंने कहा कि या तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है और या मुझे वकील बनना है। फिर इन 2 चीज़ों में मैंने आइडेंटिफाई करना था। अब मुझे इसमें डिस्टिंग्विश करना था कि कौन सा फील्ड अच्छा है। तो मेरे ख़्याल से फिर वालिदैन और मेरा जो बड़ा भाई था वो उन्होंने अपने टीचर के साथ मैंने मिल के जब मशवरा किया तो मुझे लगा कि सहाफ़ी आप बग़ैर डिग्री की बन सकते हैं, लेकिन आप बग़ैर डिग्री के वकील नहीं बन सकते। तो मैंने कहा कि वकील बन जाओ, सहाफ़ी भी आप बन सकते हो। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिटीज़न जर्नलिस्ट के तौर पर भी छोटे छोटे इशूज़ पर कभी कभी काम करता हूँ। कौन सी ऐसी ट्रिगर हैं जो आपको ये इस साइड पे वकालत से सहाफ़त से वकालत की तरफ लेकर गए? बहुत मुश्किल सवाल है। एज़ इट इज़ ऐसा कोई वाक़या नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने फिर स्केल करना होता है चीज़ों को मय्यर करना होता है कि वकील बन के आप क्या अचीव कर सकते हैं और आप सहाफ़ी बन के क्या अचीव कर सकते हैं। फिर आप दोनों फील्ड की, मैं किसी फील्ड की डिवैल्यू नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अपने माशरे में उस चीज़ को देखना होता है। सो आप देखिए कि वकालत में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं। आप वकील हो के प्राइवेट वकालत भी कर सकते हैं, आप एडवाइज़र बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट लेवल पे वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख़्याल से हमारे माशरे को मैं समझता हूँ कि एक वकील की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम हर दूसरा शहरी किसी ना किसी लेवल पे मज़लूम है, किसी ना किसी लेवल पे वो इस्तेसाल का शिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत ही वकील मैं अपने माशरे का ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता हूँ और मैं देख भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सहाफ़त अब तो ज़्यादातर डिजिटल पे आ गया है, एक मोबाइल कैमरे पे आ गया है। सो मेरे ख्याल से हर दूसरा शहरी अब सहाफ़ी है। जिनके साथ एंड्रॉयड फ़ोन है वो सिटीज़न जर्नलिस्ट है, वो किसी भी चीज़ को कैप्चर करके अपने अंदाज से उसको पेश कर सकते हैं और अपने इशू को उठा सकते हैं। तो मेरे दौर है, तो मेरे ख्याल से यही वजह थी कि मैंने वकालत को प्रेफर किया सहाफ़त में। जिस तरह उमर भाई ने जिक्र किया कि आप वकील नहीं बन सकते जब तक आपके पास डिग्री ना हो, तो यही बात मैं कोट करना चाहता हूँ कि आप सहाफ़ी भी नहीं बन सकते जब तक आपके पास डिग्री ना हो। हाँ, आप अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन सहाफ़ी नहीं बन सकते। अच्छा, वैसे भी वकालत भी हमदर्दी का एक पेशा है, खिदमत खल्क़ का एक पेशा है। सोशल वर्क की तरफ आप किस तरह हैं? मैं समझता हूँ कि एक जो समाजी कारकुन होता है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, उनके साथ कोई वाक़या होता है, कोई एक्सीडेंट होता है जो उसको समाजी कामों तक लेके आता है। 2014 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरे मार्क्स 90% मेरे मार्क्स थे, तकरीबन 980 मेरे मार्क्स थे। मेरा इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली पैसों की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मेरा वालिद साहब एक छोटा सा दुकान चलाता था और साथ में मेरे 2 भाई उस वक्त यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ रहे थे। सो उनके लिए मेरे बहन भाई भी बाकी भी पढ़ रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, कुछ स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे। तो मेरे वालिद साहब के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज एक पब्लिक सेक्टर कॉलेज है, अभी अपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस है, हॉस्टल की फ़ीस है, अपने पर मंथली भी चीज़ों से मेरे वालिदैन के लिए और मेरे फैमिली के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो यही एक पॉइंट था जो मुझे मुझे मेरा सोच को तब्दील किया कि ऐसे बच्चों को जो सिर्फ इस्लामिया कॉलेज से पैसों की बुनियाद पे रह जाते हैं, उनके एडमिशन्स नहीं होते, तो उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म फराहम करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 to 5 ईयर्स में हमने 4-5 बच्चों को इस्लामिया कॉलेज के लेवल पे एडमिशन करवाए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन ये एक पॉइंट था जो मुझे कंपेल किया कि आप सोशल वर्क कर सकते हैं और आपने आना चाहिए। अच्छा, खैर ये तो बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक सवाल है, स्पोर्ट्स की तरफ आपकी किस तरह रुझान है? एक ऐसे पागलपन तक हमारा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखा, स्पेशली क्रिकेट से, कि आखिरी बार ये सवाल भी इसमें इंक्लूड है, आखिरी बार आपने क्रिकेट फुटबॉल या जो फिजिकल स्पोर्ट्स है वो क्या खेला था? वैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कहीं किसी मैच के लिए हम चले गए हैं तो मेरे ख्याल से मैट्रिक में हम एक मैच के लिए गए थे
और एग्ज़ाम्स के बारे से हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो बस फिर एग्ज़ाम्स के दिनों में फिर नहीं खेलते थे। हाँ, 6 साल पहले नहीं ज़्यादा हो गए कि हम प्रोफेशनली तो खैर नहीं, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से किसी टीम के साथ नहीं गई। काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है। बाकी क्रिकेट के साथ हमारा जो लगाव था, हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड थे, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस वो ज़्यादातर लेट नाइट को होते थे, तो हम सिस्टर को कहते थे, हमारे घर के साथ हमारी जो फैमिली की रिलेटिव्स थे, तो उनके हुजरे पे टीवी होता था, तो हम उसको कहते थे, तो वो बेचारी हमारे साथ हमारे लिए 2 तक हमारे वालिदैन जब सो जाते थे तो हम 11-10 बजे के करीब निकलते थे रात को सर्दियों में मैच के लिए चले जाते थे। सिस्टर्स जो है ना वो नहीं सोती थी, ड्यूटी दे रही थी। हाँ, और जब हम आते तो फिर हम उसको, मोबाइल का दौर भी हमारे साथ मोबाइल में, तो हम स्लोली उसको दरवाज़ा खटखटाते तो वो आ जाती। सो बड़ा रेडियो पे क्रिकेट सुनते थे। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें माइकल हसी ने छक्के लगाए थे, ये मैच मैंने रेडियो पे सुना है। इस तरह आपको पता है, एक दिन पाकिस्तान और इंडिया का किसी का टेस्ट मैच था, 2 दिन से गाँव की बिजली खराब थी, तो मैं रो रहा था कि बिजली क्यों नहीं आ रही। सो काफ़ी ज़्यादा पागलपन तक हमारी क्रिकेट के साथ लगा हो रहा है। लेकिन बिलीव करता हूँ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जब मुल्क में 64% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो नौजवान जब सेहतमंद होंगे तो सेहतमंद माशरा बनेगा, और एक माशी लिहाज से और हर लिहाज हम एक मजबूत कौम बनेंगे। तालिया में कौन सी किताब आपकी फेवरेट है? किताबी ज़्यादा नहीं पढ़े, बादशाह में बाकी हवाले से जो उनकी बायोग्राफी है वो तो लाज़िम पढ़नी है, हाँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सोशल वर्क का आगाज़ इधर से किया था, आज़ाद स्कूलों का, आज़ाद मदरसों का, तो उनकी किताब पढ़ी है। इसके अलावा वाई नेशन फेल्स वो किताब पढ़ी है। और मैं चाहता बहुत हूँ किताबों से मेरा लगाव बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं अपनी बदकिस्मती कह सकता हूँ। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि तकरीबन जिस तरह आपने जिक्र किया कि मैंने जब प्रोफेशनल क्रिकेट या टीम के साथ अगर मैंने खेली है, तो वो तकरीबन 6-7 साल पहले, और 6-7 साल पहले तकरीबन एंड्रॉयड सेट आया। तो आप नहीं समझते कि मोबाइल आया तो स्पोर्ट्स की तरफ से हमारी जो रुझान थी वो ख़त्म हो गई? आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी बच्चों की डाइवर्ट हो गई हम, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है। हमने जब बच्चे को जिस दिन वो बातें करना शुरू करें, जिस दिन वो चीज़ के अच्छे और बुरे के तमीज़ उनको जाए, जब उनको काम करने का तमीज़ आ जाए, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे माएँ आजकल जो है वो बच्चों को सिर्फ मसरूफ़ करने के लिए और अपनी जान छुड़वाने के लिए मोबाइल थमा देते, तो यही से स्टार्ट होते हैं। बाकी अनफॉर्चुनेटली हमारी फिज़िकल गेम्स ख़त्म हो गई। हमारे बच्चों की अभी अब देखें कि उनकी हाइट इशूज़ हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ क्यों हैं? उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमारी खुराक एवर नहीं है, वो हालिस नहीं, हमारे इसमें इसलिए कि हमारे फिजिकल गेम नहीं। हम मुझे याद है हम जून जुलाई में क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, वो इतनी धूप में आप क्रिकेट खेलते, नुकसान भी था, लेकिन आपकी फिजिकल गेम्स थी। आप जब आपसे पसीना निकलता है तो आप की पूरी सिस्टम उसमें होती है, आप खाना अच्छी खाते हो, जब आपकी ब्लड फ्लो ज़्यादा होती है, उस हिसाब से उस पर मेडिकल टर्म्स है, मैं ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन जितना मैं मुझे बेसिक पता है, तो मेरे ख्याल से एंड्रॉयड से हमारा एक फैक्टर है कि खैर मैंने तो एंड्रॉयड की वजह से क्रिकेट या गेम्स की तरफ में नहीं छोड़ा, लेकिन ये एक फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द मदर्स एंड द फैमिली शुड थिंक अबाउट दिस के फिजिकल गेम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। इवन मैं समझता हूँ कि फिजिकल गेम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एजुकेशन। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत है तो जान है, तो जहान है, वही बात है। कौन से मसाइल हैं ज़िला चारसद्दा में आप फेस कर रहे हैं बीइंग अ सोशल वर्कर के? आपको पता है कि यार ये मसला है नौजवानों के लिए हुकूमत की तरफ से। अब्दुल रिहान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो एक मेगा प्रोजेक्ट था एएनपी गवर्नमेंट का, तो उसने जो बनाया उसकी क्राइटेरिया क्या है? उसको एक्सेस ही नहीं है आम लोगों की, उसने इतनी फीस ज़्यादा रखी हुई है। मुझे देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो उधर जाएगा उसकी यहाँ पे 60-80 रुपये 100 रुपये उसकी रोज़ की किराया लगेगा, फिर वहाँ पे जाके 700-800 रुपये 1000 रुपये उसकी मेंबरशिप फ़ीस है। तो किस तरह आप उसको नौजवानों के लिए एक्सेसिबल करेंगे? हमारे यूथ के लिए, चारसद्दा के यूथ के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे क्या इस वक्त आईटी सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी लेके हैं? मुख्तलिफ ज़िलों में इस वक्त दोरशल के नाम से उन्होंने स्टार्टअप्स के हवाले से ये दोरशल के बनाए हुए हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेक्टर से यहाँ पे हमारे यूथ को क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यही अपॉर्चुनिटीज़ कि वो स्कूल से हट के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? यहाँ पे अदबी मेले हो रहे हैं, यहाँ पे अदबी प्रोग्रामात हो रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स प्रमोट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। अभी हमने जो ट्रेलर सेंटर खोला, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हमारा नेक्स्ट जो कोशिश है, हम चाहते हैं हम चारसद्दा लेवल पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करें जिसमें सुबह हम बच्चों को तालीम दें और सेकंड टाइम में हम उसको सॉफ्ट स्किल्स और फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों में हम लेके आए।
गवर्नमेंट लेवल पे, इंतजामिया लेवल पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे 4 की यूथ के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कभी इस चीज़ को ही उन्होंने उठाई नहीं अपने मंशूर में। कभी 4 की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको चीज़ को इंक्लूड किया कि 4 की आबादी जो इस वक्त तकरीबन 2018 के सेंसस के मुताबिक वो 1 मिलियन है। हमारी आबादी इस वक्त नौशेरा से ज़्यादा है, लेकिन नौशेरा में अपॉर्चुनिटीज़ हमारे से ज़्यादा है। क्यों? बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को प्रेफर की नहीं कर रही है। हमारी यूथ को सिर्फ जलसों में लेके जा रहे हैं, हमारी यूथ को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारी यूथ के लिए अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, अनफॉर्चुनेटली नहीं। हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हम समाजी कारकुनान अपने लेवल पे अगर आवाज़ उठाते तो हम आवाज़ उठाते। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमारे साथ रिसोर्सेज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो हमें इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह आपने आखिर में बात की कि एज अ सोशल वर्कर हम सिर्फ उसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट और उनकी मशीनरी के काम है। अच्छा, उमर को आइंदा सालों में, चंद सालों में कहाँ पे देखना चाहते हैं? एडवोकेट तो ऐसे भी आपके साथ लग गया, बाकी आपके क्या इरादे हैं? बाकी तो किस्मत की बातें हैं, जो होना है वो अल्लाह ताला की तरफ से लिखा होता है। मेरी ज़ाती तौर पे जो मेरा विजन है, आपने एडवोकेट का लिखा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे नाम के साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लगी। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और इस वजह से मैं प्रैक्टिस को प्रेफर कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त लॉ की डिग्री के बाद अब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठे, जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे एक ख्वाब है कि मैं एक बहुत बड़ा वकील बनूँ, जहाँ पे मैं नेशनल लेवल पे लोगों को सर्व करूँ और जहाँ पे मैं मज़लूमों का साथ दूँ। इसके अलावा समाजी लिहाज से मैं चाहता हूँ कि हम ख़ुद मुख्तार 4 नौजवानों का 4 के लिए काम करूँ। और हमारी जो अभी हमने डाइवर्ट की है अपनी सोशल वर्क को, हमने राशन से निकल के और इन चीज़ों से निकल के हम कोशिश करें रोज़गार पे काम करें, हम लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक ऐसी सिटी को तामीर करना मेरा एक ख्वाब है, जहाँ पे यतीम बच्चों को एक दरवाजे के अंदर सब कुछ अवेलेबल हो, जहाँ पे स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हो, मदरसा भी हो, वहाँ उनके लिए IT स्किल्स की फैसिलिटी भी हो, वहाँ यतीम बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी हो। ये मेरा ख्वाब है, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन एक ख्वाब है, ख्वाब बड़े देखने चाहिए। माशाल्लाह, ख्वाब और इरादे तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे और अच्छे हैं। कामी समाजी तंजीम किस तरह ख्याल आया, आपने ये तंजीम स्टार्ट की और इस तंजीम के आराज़ व मकासद क्या हैं? समाजी कारकुन, समाजी काम तो हमने 2017 में शुरू किया था। तब हमारे साथ 2-3 लोग थे, आसिम था, बाकी गालिब वगैरह लोग थे हमारे साथ। वहाँ हमने एक नाम रखा था हो के नाम से, हेल्पिंग ऑर्फन एंड विडोज़। फिर हमने दरमियान में काम किया और हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन अब नाम हमने चेंज किया, कामी समाजी तंजीम रखा था। हमने कहा कि अब लोकल काम कर रहे हैं तो आपको एक लोकल नाम, लोकल नहीं लेकिन आपको एक ऐसा नाम देना चाहिए जो आवाम के लिए समझ आती हो उनको। जिस तरह कि आप हमारी अगर उसको उर्दू में आप ट्रांसफ़र करें, कौमी समाजी तंजीम, तो जिसमें कौम के हवाले से, समाज के हवाले से और काम हो। हमारा नस्बुल ऐन तालीम है कि हम तालीम याफ्ता माशरे की तरफ बढ़ें, हुनरमंद माशरे की तरफ बढ़ें, रोज़गार के हवाले से हम काम करें, अमन के हवाले से काम करें। अब ये हुकूमती काम है, इदारों का काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तालीम के ज़रिए जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और सबसे बढ़ के हम भाईचारे पे काम करें। हमारा एक विजन है, हम काम करें नॉन पॉलिटिकली। मैं हम हर जगह ये चीज़ खोल के बताता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी पार्टी से भी नहीं है। हमारे मेंबर्स मौजूद है जिनकी मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुकात होंगे, लेकिन मैंने ये चीज़ क्लियर कि मैं ख़ुद जब तक सोशल वर्क में होऊंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये ज्वाइन नहीं करूँगा, ताकि एक हम पे एक स्टैंप ना लगे कि प्लान पार्टी से काम करते हैं। शायद हमारे कुछ डोनर्स PTI से हो और NP में शामिल होने की वजह से मुझे वो डोनर्स अप्रोच ही ना करें। चाहे मेरे कुछ डोनर्स NP से हो लेकिन PTI में शामिल होने से मेरे वो डोनर्स ना हट जाएँ। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है, वो ह्यूमैनिटी है, इलाके की फलाह के लिए काम करना है, 4 के लोगों के लिए काम करना है, पुख्तनख्वा के लोगों के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। बाकी हर मेंबर का अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल अप्रोच रखना चाहिए, पॉलिटिकल सोच रखना चाहिए। मैं ख़ुद एक पॉलिटिकल सोच रखने वाला एक नौजवान हूँ और मैं रखता भी हूँ। मैं हर चीज़ को अपने एंगल से गलत और ठीक के हिसाब से देखता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी
जो अच्छा पॉलिटिकल काम करते हैं, गवर्नमेंट में होती है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। जो अवाम के मफादात से हट के काम करते हैं उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाकी चाहते हैं कि कौमी समाजी तंजीम पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंप ना लगे। वैसे पूरे पाकिस्तान की बात हम कर ले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेशनल लेवल से लेके नीचे जो ग्राउंड लेवल है, ज़िला चारसद्दा की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो भी हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। एज अ सोशल वर्कर आपकी क्या ओपिनियन है अपने ज़िले की सियासत के हवाले से? अनफॉर्चुनेटली बड़े मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल पूछा और ये एक कौमी सवाल है, मेरे ख्याल से आज पूछना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए। ये अभी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं इसके हवाले से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमने देखा, ये जो पॉलिटिकल ओपिनियंस के जो तजादात सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह एक दूसरे को गलत तरीक़ों से बुलाया जा रहा है, एडिटिंग की जा रही है, टारगेट की जा रहा है, चाहे वो किस पार्टी से भी हो, चाहे वो एनपी की तरफ से हो या चाहे पीटीआई की तरफ से हो। मैं समझता हूँ कि ये जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी के फ़रोग़ के लिए बात करते हैं, तो वो इसको हर्ट करते हैं। क्योंकि जो ये एक महसूस, ये ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है। इसमें कुछ एक महसूस टोला ऐसा है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्रो करें, और ये इसके खड़ी है। माइक पे नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो टोला, वो महसूस ग्रुप नहीं चाहता पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बढ़े, पाकिस्तान में सियासी रवादारी कायम रहे। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो हमारी लीडर्स हैं, मशरान है, चाहे जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हो, उसको सोचना चाहिए कि इसमें नुकसान किसका है। उसमें नुकसान सियासत का है, उसमें नुकसान लोगों का फिर सियासत और जमहूरियत पर नाइतबारी का है, वो नुकसान नीचे ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स का अपने दरमियान जो झगड़े और तनाव है उसमें इजाफे का है। तो मैं समझता हूँ कि सोच समझकर एक स्टेटमेंट दिया जाए। हमारे लिए, मेरे लिए हर सियासी लीडर, हर सियासी जमात काबिल कदर है। मैं इस कदर की निगाह से देखता हूँ। कौन ठीक है कौन गलत है वो तो वो लोग वोट के हिसाब से वो फिर मैंडेट देते हैं, उसको जज करते हैं। लेकिन सियासी रवादारी, सियासी जमहूरी रवादारी, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए, ताकि हमारे अपना पुख्तनवलीबा ख़राब ना हो, हमारी सियासी अप्रोच ख़राब ना हो जाए। जिस तरह आपने सियासी रवादारी की बात की, सोच की बात की, नज़रियात की बात की, पहले जो हमारे मशरान थे सियासी, उनके जो वर्कर्स थे वो नज़रियाती थे। अभी जो वर्कर्स हैं इस हवाले से आपका क्या कहना है कि वो ये नज़रियाती हैं या वैसे ही बस जिसको देखे हाँ या मुझे अच्छा लगता है तो उसके पीछे दौड़ जाते हैं? नज़रियाती भी है, फ़ैन फॉलोइंग भी है, लेकिन मेरे ख्याल से सियासत को, पार्टियों को आप जब ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ मंशूर क्या है, अवाम के लिए, कौम के लिए, सूबी के लिए। एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें ये जो कहते हैं कि ये नेशनलिस्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए। कौम को पाकिस्तान को सोचना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान को सोचना, ये बिल्कुल पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हम महबूतन पाकिस्तानी हैं, हम ये अपने साथ जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेके घूमते हैं। हम बाहर जब जाते हैं तो पासपोर्ट पे जाते हैं पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट। लेकिन आईन ने सूबों को हक दिया है। जब आईन ने सूबों को हक दिया है तो फिर सूबों के मफाद पे, सूबों के हुकूक पे बात करना चाहिए। चाहे जो उसको नेशनलिज्म कहता है तो बिल्कुल नेशनलिस्ट है, मैं एक क्लियर कट नेशनलिस्ट हूँ। मैं कहता हूँ कि सूबे के मफाद, सूबे के हकूक़ पे बात करना चाहिए। बाकी आपने जो सवाल किया कि नज़रिए को देखना चाहिए, मंशूर बिल्कुल देखना चाहिए। और सियासत, जमहूरियत तब ग्रो करेगी जब हमारे सियासत नालियों और रास्तों के, सड़कों से निकल के मंशूर पे होगा, जब कौमी मफाद पे होगा, जब इज्तिमाइयत पे होगा, जब कौम के फ़रोग़, कौम के फलाह के लिए होगा, जब पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए होगा, जब हमारी मंशूर सूबे के मफाद पे होगा, जब हमारी मंशूर सूबे के हकूक़ पे होगा, जब हमारी मंशूर कौम के आज़ाद हारजा पॉलिसी पे होगा, इदारों के इंडिपेंडेंस पे होगा, तो मेरे ख्याल से हम सियासत में भी आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी। अच्छा,
काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मैंने आपके मुख्तलिफ़ जगहों पे देखी हैं, तो आपने मुल्क का नाम मुख्तलिफ़ जगहों पे बाहर भी आपने उसको रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। कौन कौन से ममालिक आप विज़िट कर चुके हैं और कब कब? खुशकिस्मती के साथ मेरे जो 4 इंटरनेशनल विज़िट्स हैं वो एक ही साल में हुए। मैं पहले चाइना गया, एम्बेसी ऑफ चाइना इन इस्लामाबाद की कोलैबोरेशन से हम चाइना गए, हमारे टीम तो पेशावर यूनिवर्सिटी से हम वहाँ पे बीजिंग में 8 दिन रहे। फिर मेरा विज़िट हुआ श्रीलंका एंड मालदीव्स का एक यूथ प्रोग्राम में जो प्राइवेटली स्पॉन्सर था। और फिर मैं इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2000 में जो यूएन का एक प्रोग्राम है जिसमें दुनिया की तकरीबन 3000 लोग आते हैं, उसमें फिर गया जर्मनी। और फिर 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोरोना का दौर आया, तो उस वजह से मेरा एक विज़िट उस साल फ्रांस का वो रह गया, कैंसिल हुआ। जो ज़ियाउल्लाह बंगश उस वक्त आईटी के मुशीर थे, उनके साथ हमारा एक कलेक्टिव विज़िट था। फिर 2020 में पोलैंड का विज़िट, चूँकि एक प्रोग्राम था उसमें वो ऑनलाइन हो गया। फिर वही प्रोग्राम 2021 में था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा वीज़ा ही नहीं लगा। अपील में हम फिर गए, पोलैंड का वीज़ा नहीं लगा, सो हम रह गए। अब इस साल इंशाल्लाह इथियोपिया का चांस है इंशाल्लाह, सो होपफुली कि नवंबर में इथियोपिया का विज़िट हो जाए इंशाल्लाह। आपको मैं अक्सर मुख्तलिफ़ जगहों पे देखता हूँ, कभी राशन तकसीम करते हुए, कभी खैमे तकसीम करते हुए, कभी फूड पैक्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें। अभी तक सैलाबज़दगान को आपने किस तरह फैसिलिटेट किया, और तकरीबन जो आपने माली बल्कि नहीं सामान जो आपने उनको मुहैया की है, तकरीबन कितनी लागत की आपने उनकी मदद की होगी? हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट काम शुरू किया जब चारसदा में सैलाब का अलर्ट जारी हुआ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। तो हमने जुम्मे के दिन 26 अगस्त को हमने एक विज़िट किया चूती पुल का, और हमने अंदाज़ा लगाया कि क्या सिचुएशन है। तो हम इसके बाद हम रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे एक सोशल मीडिया पे खबर चली कि मोटरवे पे कुछ लोग मौजूद है, बल्कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी और उनको फूड की फैसिलिटी इस वक्त मुहैया नहीं है। तो हमने कुछ 5-6 रुपये की जूसेस, और क्योंकि और चीज़ अवेलेबल नहीं था खाने को कुक फूड की, तो हमने जूसेस, बिस्किट, चिप्स, पानी की बोतलें और जूस वगैरह ली और हम मोटर पे गए। और फिर हमने नेक्स्ट डे पे कुक फूड और फिर चावल। इसके बाद हमने कंसेक्यूटिव 8-9 दिन तकरीबन कुक फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें हम तकरीबन हर दिन 400 पैक्स बनाते थे, जिसमें रोटी और आलू चिकन वगैरह, और इसके साथ पानी की बोतलें, छोटे बच्चों के पैक्स थे। हमने अभी जो मैंने एस्टीमेट है वो तो अभी नहीं लगाया, अभी भी आप ऑफिस में देख सकते सामान पड़ा हुआ है। हम इंशाल्लाह कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने वोमेन सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने बच्चों में पैम्पर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, पानी की बोतलें, कुक फूड, नॉन कुक फूड। इसके अलावा हमने फिर तकरीबन 370 के करीब सब्ज़ी की पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट की। और हमने एक चीज़ में थोड़ा ये ट्राई की कि हम थोड़ा डिफरेंट काम करें। लोग ज़्यादा आखिरी दिन चावल दे रहे थे, तो हमने कोशिश की, हमने सालन प्रोवाइड किया, क्योंकि लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आपको मुख्तलिफ। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये चटाई वगैरह, बाल्टी और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, तौलिए वगैरह, उसमें हाइजीन जो चीज़ें होते हैं वो मौजूद है। हम कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे साथ कुछ पानी की कॉटन्स वगैरह पड़े हुए हैं और बच्चों के कुछ और आके हम उसको एक दोस्त के हवाला कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त इसकी चीज़ की नीड नहीं है इधर, तो हम इसको बलूचिस्तान भिजवा रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ ये सब जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और इंसान सिर्फ कोशिश करते हैं। हमारी टीम की कोशिश रही, बाकी सोच जो कुछ हुआ अल्लाह ताला की तरफ से और डोनर्स की मदद से हुआ। आखिर में अपनी नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को, अपने ज़िले के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहोगे? देखिए, एक नौजवान की हैसियत से मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, मशवरा दूँगा, सेल्फ बिलीफ, कमिटमेंट और अपने हिसाब से काम करें। सियासत में इंटरेस्ट ले लें, बेशक आप सियासत में इंटरेस्ट ले लें, और मैं इसको स्ट्रांगली इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि हमें सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हम सियासत में पार्टिसिपेट करेंगे तो विद टाइम हमें अपनी इलाके की इशूज़, अपने कौमी मसाइल, सूबाई मसाइल समझ आएंगे, और इसकी बुनियाद पे हम ठीक और गलत को वोट करेंगे। ठीक है, तो सियासत में पार्टिसिपेट करें, लेकिन सियासी मुर्दाबाद और जिंदाबाद से निकल की सियासत करें। वो जो सिर्फ मुर्दाबाद और जिंदाबाद की सियासत करते हैं, ये गलत है। आपको एक तालीम याफ्ता सियासी याफ्ता होना चाहिए, आपको एक सियासी याफ्ता तालीम याफ्ता होना चाहिए। जब आप तालीम याफ्ता होंगे तो आप अच्छे और बुरे के डिफरेंस करेंगे अच्छी तरीके से। हमारे मशरान ने वो स्कूल नहीं गए, लेकिन हमसे अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ
कि नौजवानों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन विजनरी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ आना चाहिए। हमें अपने फैमिलीज़ को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम से हट के स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको इनकरेज करता हूँ, फुटबॉल खेलता है, और मैं अभी से उनको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप अच्छे मार्क्स ले ले, साथ में क्रिकेट भी खेले, ताकि आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में एडमिशन हो जाए। सो वी एज अ फैमिली शुड बी वेलकमिंग देयर किड्स टू द फिजिकल एक्टिविटीज, द स्पोर्ट्स। मेरा ज़ाती ये राय है, इंशाल्लाह अज़ीज़, अगर शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चे एटलीस्ट स्पोर्ट्स में होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। इसके साथ साथ हमें एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को कबूल करना चाहिए। हमारा इशू क्या है? ये दुकानदार का बच्चा है, ये आगे क्यों जा रहे हैं? ये दिहाड़ीदार का बच्चा है, ये क्यों आज आपके सिकंदर के साथ बैठ के बात क्यों कर रहे हैं? हमें एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को कबूल करना होगा। हमें कबूल करना होगा कि ये जो भी है, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। हमें खानिज़म से निकल के बात करना होगा, हमें जागीरदाराना निज़ाम से निकल के बात करना होगा, हमें सरमायादाराना निज़ाम से निकल के बात करना होगा, हमें चौधरी निज़ाम से निकल के बात करना होगा, हमें सरदारी निज़ाम से निकल के बात करना होगा। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये बंदा मेहनत करता है, और जो मेहनत करेगा, हमें मोरूसी सियासत से निकलना होगा, हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद से निकलना होगा। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि सियासी पार्टियों में मेहनत से काम करना होगा। मैंने एक पोस्ट लगाया गया था कि मोरूसी सियासत ये असल और मेहनती वर्कर्स का कातिल, खामोश कातिल है। हमें मेहनत पे बिलीव करना होगा, हमें हर जगह मेहनत पे बिलीव करना होगा, चाहे वो सियासी पार्टी है, सामाजिक काम है, चाहे वो जहाँ भी होगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि बंदा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।